बिजनेस लॉ जो कि वन ऑफ द मेजर इश्यूज बन कार्य करके है एट द फाउंडेशन लेवल फॉर एवरी सी एस्पिरेंट्स एंड ऐसा इसलिए है क्योंकि लॉ में उतना मार्क्स ही नहीं आ पाता है जितना स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं एंड पास करना ही डिफ़िकल्ट होता है थोड़ा सा एट द फाउंडेशन लेवल बिजनेस लॉ में। सो डोंट वरी, आई एम अदनान हियर एंड टुडे इन दिस वीडियो आज मैं तुम्हें अपना स्ट्रैटेजी बताऊंगा किस तरीके से मैंने लॉ को मैनेज किया था व्हेन आई वाज इन फाउंडेशन एंड I cleared my CA foundation in September 25 and currently I am doing CA from CA वाला. So basically the video will be in two parts. पहले मैं तो बताऊंगा इस वक्त तुम्हारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे तुम्हें अभी इस वक्त पढ़ना चाहिए फॉर रिवाइजिंग द मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द सिलेबस ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट तुम निकाल के लेकर क्या पाओ। एंड इन द सेकंड पार्ट मैं तुम्हें कुछ एग्ज़ाम रिलेटेड टिप्स बताऊंगा जो तुम्हें लास्ट के 1.5 डेज में रिवीजन फेज में हेल्प करेगी एंड इवन ऑन द एग्जाम डेज। तो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टू एंड। तो सबसे पहले अभी बस 1 महीना ही बचा है एंड अभी तुम्हें मैक्सिमम रिविजन्स करने पर फोकस करना चाहिए और एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स डेली तुम्हें लॉ पढ़ना चाहिए क्योंकि अभी अगर तुम 8 to 10 आवर्स डेली का आउटपुट नहीं निकाल रहे हो प्रोडक्टिव वे में तो नहीं होगा यार, तुम्हें अभी निकाल करना पड़ेगा। लास्ट मंथ है तो मेक श्योर तुम 3 to 4 आवर्स निकालो एंड ट्रस्ट मी अभी भी तुम ऑलमोस्ट 2-3 रिविजन्स आराम से कर सकते हो। तो मैंने लास्ट के मंथ में गुरप्रीत सर का वीडियोस यूज़ किया था फॉर रिवाइजिंग एंड मैंने उनका जो इस बार नया हमारा सीरीज़ था शायद मैंने वो यूज़ किया था फॉर रिवाइजिंग एंड उसमें काफ़ी क्रिस्प वे में सर ने पूरा का पूरा सिलेबस समझा रखा था और रिवाइज करवा दिया था। सो मैंने वो यूज़ किया था और फिर उसके बाद मैंने मॉड्यूल से लर्न करने का ट्राई किया था। मॉड्यूल से मैंने कीवर्ड्स लर्न किया एंड उसके बाद मैं आंसर राइटिंग करता था खुद के वर्ड्स में मैं आंसर राइटिंग करने की प्रैक्टिस करता था। बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल तुम अपने वर्ड्स में ही सारा कुछ लिख दो और बस सारा कुछ कर ऐसे ही कर दो। तो तुम्हें अपना लैंग्वेज में लिखना है लेकिन तुम्हें कीवर्ड्स जो है बुक के मॉड्यूल के उसे भी यूज़ करना होगा अपना आंसर्स में तुम्हें उसे भी दिखाना होगा ताकि तुम्हारा आंसर जो है थोड़ा सा प्रोफेशनल लगे एंड तुम थोड़ा सा अच्छे से अपना आंसर राइटिंग को अपना प्रेजेंट कर सको। और अगर तुम्हें केस लॉस भी याद है किसी पर्टिकुलर टॉपिक का तो तुम केस लॉ भी मेंशन कर सकते हो, तुम्हारा आंसर और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा एंड विच विल हेल्प यू इन गेटिंग मोर मार्क्स। और अगर ऐसा होता है कि तुम्हें कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है लेक्चर देखने के बाद भी तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। मेरे साथ बोल रहा था मुझे जो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता था इवन आफ्टर वॉचिंग द लेक्चर्स तो मैं उसे लर्न करने का ट्राई करता था फ्रॉम द मॉड्यूल एंड अगर मुझे लर्न होता था तो मैं लिखता था और अगर मुझे लर्न नहीं हो पाता था तो मैं स्किप कर देता था। अपने वर्ड्स में अगर मैं जितना कर सकता था मैं उतना करता था और अगर नहीं लर्न हो पा रहा था तो मैं उसे स्किप कर देता था। बट ऐसा बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है कि तुम पूरा 100% ऑफ द सिलेबस ही कंप्लीट करो। तुम थोड़ा सा छोड़ भी सकते हो 10-15% जो तुम्हें एकदम ही आउट ऑफ द बॉक्स हो जा रहा है एंड समझ में नहीं आ रहा है तो तुम उसे छोड़ सकते हो। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि तुम सारा का सारा ही सिलेबस करो। तो तुम गुरप्रीत सर का लेक्चर्स को फॉलो करो एंड लर्न करने के लिए मैंने अगेन गुरप्रीत सर के ही वीडियोस का यूज़ किया था। उनका लेट्स लर्न लॉ सीरीज़ जो था वो मैंने उससे लॉ को लर्न किया था। उसमें बेसिकली सर ने पूरा का पूरा लर्न भी अच्छे से करवाया था एंड कीवर्ड्स भी हाईलाइट करवाए थे। तो मैंने उसे 2 बार यूज़ किया था एंड उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिला था। तो मेक श्योर तुम उसे ज़रूर चेक करना। और अगर तुम गुरप्रीत सर की जगह चैतन्य सर से भी पढ़ सकते हो CA वाला PW से तुम उनसे भी पढ़ सकते हो, डैट इज़ ऑल्सो गुड ऑप्शन। तो तुम अगर ऐसे करोगे तो तुम्हारा मैक्सिमम रिविजन्स भी होगा एंड मेक श्योर राइटिंग प्रैक्टिस भी करो ताकि तुम्हारा एग्ज़ाम्स तक पहुँचते पहुँचते तुम्हारा अभी से राइटिंग प्रैक्टिस अच्छे से बैठ जाए और तुम अच्छे से आंसर राइटिंग भी कर पा रहे हो। सो नाउ कम्स द इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच आर द एग्ज़ाम डेज। तो एग्ज़ाम डेज काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यार तुम्हारा पूरा का पूरा फाउंडेशन जर्नी में एंड अगर तुमने सही से मैनेज नहीं किया और एक भी एग्ज़ाम अगर तुम्हारा ख़राब होता है तो अल्टीमेटली तुम्हारा पूरा का पूरा फाउंडेशन बेकार हो जाएगा एंड फिर तुम्हें नेक्स्ट अटेम्प्ट पर स्विच करना पड़ जाएगा। सो अच्छे से मैनेज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है एग्ज़ाम डेज को। तो होता है क्या कि तुम एक एग्ज़ाम देने के आने के बाद बेसिकली जब तुम अकाउंट्स का एग्ज़ाम देकर जाओगे और नेक्स्ट 1.5 घंटे के बाद जब लॉ का एग्ज़ाम होगा तो तुम थोड़ा सा
लाइट फील करोगे एंड थोड़ा सा रेस्ट करने का सोचोगे। और ये गलती काफ़ी लोग करते हैं और इवन मैंने भी ये इसे किया था। तो आई विल सजेस्ट यू एंड तुम्हें इस गलती को नहीं करना है। तुम्हें एग्ज़ाम देकर के आने के बाद तुम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपना रिवीजन स्टार्ट करो, उतना अच्छा है। तो मैंने जब एग्ज़ाम देकर के आया था अकाउंट्स का, उसके बाद मैंने गुरप्रीत सर से ही अगेन लेक्चर लिया था। उनका जो मैराथन होता है, जो मैराथन लेते हैं एग्ज़ाम डेज के बिफोर, तो उनका मैराथन मैंने यूज़ किया था और उसमें काफ़ी इजीली 5 से 6 घंटे का मैराथन होता है उनका। और तुम्हें पूरा का पूरा सिलेबस वो समझा देते हैं, उसमें पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज करवा देते हैं। तो तुम उसे ज़रूर यूज़ करना, काफ़ी हेल्प मिलेगा उससे। एंड मैराथन करने के बाद मैंने वो टॉपिक्स को वापस से पढ़ा जिसे मैंने ऑलरेडी पहले से मार्क करके रखा हुआ था, जो डिफ़िकल्ट थे थोड़े, जो मुझे पता था कि मुझे लास्ट डे में इसे पढ़ना होगा ही। तो मैंने वो टॉपिक्स को पढ़ा। एंड आफ्टर डैट जो एक दिन बच गया था एग्ज़ाम डे से, एक दिन पहले का दिन जो था, उस पर मैंने 2 NTP सॉल्व किया था टाइमर लगा करके, वो भी 3 घंटे का टाइमर लगाया था। एंड इंक्लूडिंग द 15 मिनट्स ऑफ रीडिंग टाइम, मैंने टाइमर लगा करके 2 MTP सॉल्व किया था और अपना आंसर्स को कंपेयर किया था। जो ICAI का सजेस्टेड आंसर था, आंसर मॉड्यूल MTPs का, मैंने उसे कंपेयर किया था। और ट्रस्ट में अगर तुम 2-3 MTP सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारा भी राइटिंग स्पीड भी थोड़ा सा अप हो जाएगा और तुम एग्ज़ाम डे पर भी लिखने के लिए, स्पीड में लिखने के लिए प्रिपेयर हो जाओगे। और MTP सॉल्व करना यार काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हें कैसे पता चलेगा तुम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो। और मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इसको इग्नोर कर देते हैं एंड विच रियली मेक्स अ डिफरेंस। तो तुम ऐसा गलती बिल्कुल मत करना। तुम्हें MTP सॉल्व करने हैं, एटलीस्ट 2-3 MTP सॉल्व करो, तुम्हारा राइटिंग प्रैक्टिस भी अप हो जाएगा और तुम एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर भी हो जाओगे। और अगर तुम्हें भी अच्छा से आंसर राइटिंग के बारे में नहीं पता किस तरीके से तुम्हें आंसर लिखना चाहिए, किस तरीके से आंसर को प्रेजेंट करना चाहिए इन द मेन एग्ज़ाम डे, जो आंसर बुक होता है एग्ज़ाम डे में, तो तुम अगर गुरप्रीत सर से ही अगेन हेल्प ले सकते हो। उनका जो राइटिंग प्रैक्टिस सेशंस होता है वो एकदम सही है। उसमें तुम्हें आराम से पूरा आइडिया मिल जाएगा किस तरीके से तुम्हें आंसर राइटिंग करना है लॉ के पेपर में, तो तुम वहाँ पर से यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद जब तुम एग्ज़ाम देने बैठोगे और जो 15 मिनट्स जो मिलता है एग्ज़ाम डे में लिखने से पहले 15 मिनट्स जो तुम्हें मिलता है, वहाँ पर जब तुम क्वेश्चन रीड करते हो तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो है पैनिक कर जाते हैं, क्योंकि 1-2 क्वेश्चंस ऐसा ICAI दे देता है जो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द लीग होता है। एंड काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स उसमें पैनिक कर जाते हैं और उनका सारा का सारा पेपर जो है अल्टीमेटली ख़राब हो जाता है। तो तुम्हें ये गलती नहीं करना है। तुम्हें रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है तुम्हें उस पर फोकस करना है और जो क्वेश्चन तुम्हें अच्छे से आते हैं तुम्हें उस पर फोकस करना है। और ऐसा सब पेपर में नहीं होगा तुम्हारे साथ, डोंट वरी। एक पेपर में या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेपर में ICAI ऐसा कर दे कि कोई सा क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा हट करके अलग सा क्वेश्चन दे दे तुम्हें, तो तुम उसे घबराना मत। तुम अपना बाकी क्वेश्चन पे फोकस करना, जो टॉपिक्स तुम्हें अच्छे से आता है तुम उन पर फोकस करना। एंड 15 मिनट्स जो मिलते हैं रीडिंग टाइम, तुम्हें उसे अच्छे से यूटिलाइज करना है। अगर तुम उसमें अपना फेवरेट क्वेश्चन जो तुम्हें लिखना है, जो क्वेश्चन तुम्हें अच्छे से आते हैं, अगर तुम उसे सिलेक्ट कर लेते हो और जो क्वेश्चन तुम्हें छोड़ना है, एक क्वेश्चन जो तुम्हें छोड़ना होता है, तो अगर तुम्हें डिसाइड कर लोगे 15 मिनट्स में, तो ट्रस्ट में तुम्हारा आधा गेम तुम वहाँ पर ही जीत लोगे और तुम बाकी का आंसर जो है अच्छे से लिख पाओगे और तुम्हारे दिमाग में वो होगा, कन्फ्यूजन भी नहीं होगा कि तुम्हें कौन सा आंसर छोड़ना है, कौन सा आंसर लिखना है। तुम ट्राई करना 15 मिनट्स में तुम वो कर लो। और एक इम्पॉर्टेंट टिप जो मैं दूंगा तुम्हें कि क्वेश्चंस जो होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, 3 मार्क्स के 4 मार्क्स के सब पार्ट्स होते हैं, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है। और तुम्हें एक बार जब रीड कर लेते हो क्वेश्चन रीडिंग टाइम में, और फिर जब दोबारा से तुम क्वेश्चंस को आंसर लिखना जब चालू करते हो क्वेश्चंस का, तो तुम दोबारा से फिर पूरा क्वेश्चन पढ़ते हो। तो मेक श्योर जब तुम पहली बार में ही जब तुम पूरा क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना, जब तुम पूरा क्वेश्चन पढ़ रहे हो रीडिंग टाइम में, उसी वक्त तुम उस क्वेश्चन का जो रिलेटेड प्रोविजंस है तुम क्वेश्चन के साइड में लिख लो, ताकि जब तुम दोबारा से उस क्वेश्चन के ऊपर आओगे तो तुम्हें आइडिया रहेगा थोड़ा सा प्रोविजन देख करके कि हाँ ये क्वेश्चन जो है इस टॉपिक के रिलेटेड है, इस प्रोविजन के रिलेटेड है। तो तुम्हें पूरा का पूरा क्वेश्चन तो पूरा नहीं पढ़ना पड़ेगा, तो विच विल अल्टीमेटली सेव मोर टाइम ऑफ यू और तुम अच्छा से और ज़्यादा पेपर अपना कर पाओगे।
तो आई थिंक मैंने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स तुम्हें बताई है, और अगर तुम्हें हेल्प हुआ इससे तो फिर मेक श्योर तुम मेरे चैनल पे बने रहो। एंड मैं बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए भी स्ट्रैटेजी लेकर जाऊँगा, तो कमेंट्स में तुम बता सकते हो तुम्हें दूसरी कौन सी सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी चाहिए, और अगर तुम्हें किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो वो भी मैं बनाने की ट्राई करूँगा। एंड तुम मुझे बता सकते हो कमेंट्स में। तब तक के लिए दैट्स इट, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।